आप सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निःशक्तता की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, जिनमें कुछ विजिबल होती हैं, दृश्य निःशक्तता होती हैं जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और कुछ अदृश्य निःशक्तताएं होती हैं जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी आदि। तो आज के व्याख्यान का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको परिचित कराना है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वैसे तो एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा टर्म है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं, टीचिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं। लेकिन आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा पब्लिश्ड डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स का जो अद्यतन वॉल्यूम है, अद्यतन मॉड्यूल है DSM-5, DSM-5 के आधार पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो जहाँ तक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5 की बात है, इसमें एक श्रेणी रखी गई है, उस श्रेणी को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो डेवलपमेंटल पीरियड में होते हैं और वो न्यूरो से जुड़े हुए होते हैं, ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। और DSM-5 में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की श्रेणी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रखे गए हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर रखा गया है, जैसा कि आपको मालूम है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रखा गया है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रखा गया है, जिस पर हम अन्यत्र चर्चा कर चुके हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स रखे गए हैं। इसी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर को कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। इस संदर्भ में आपको ये भी बताते चलें कि शुरुआत में जब लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द नहीं आया था, तब डिसलेक्सिया शब्द जो है वह स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, पूरे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता था। इसके अलावा जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर DSM-5 ने रखे हैं, उसमें मोटर डिसऑर्डर्स हैं, टिक डिसऑर्डर्स हैं और अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इज अ पार्ट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5। इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है, DSM-5 में जो क्राइटेरिया दिया गया है लर्निंग डिसेबिलिटी का या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का, उस अलग अलग कई क्राइटेरिया हैं, जिसमें पहला क्राइटेरिया है कि डिफ़िकल्टीज लर्निंग एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल्स, सीखने में और शैक्षिक कौशलों को प्रयोग करने में डिफ़िकल्टी एज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स दैट हैव परसिस्टेड फॉर एटलीस्ट 6 months। कुछ सिम्टम दिए गए हैं जिनमें से कम एक सिम्टम पिछले 6 महीने से उस बच्चे में, उस विद्यार्थी में दिखाई देने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसा कि आप सभी से चर्चा की जा चुकी है कि लेवलिंग के अपने फ़ायदे होते हैं, लेवलिंग के अपने नुकसान होते हैं, इसलिए कोई भी जब डिसेबिलिटी का हम असेसमेंट करते हैं तो हमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना चाहिए, और इसीलिए उसमें ये क्राइटेरिया दिया गया है कि डिफ़िकल्टीज लर्निंग एंड यूजिंग एकेडमिक स्किल्स एज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स दैट हैव परसिस्टेड फॉर एटलीस्ट 6 months। कम से कम 6 महीने से वो समस्या उसको हो रही हो, ऐसा नहीं हो कि पिछले 4 दिन से समस्या हो रही हो और आप उसको घोषित करें कि लर्निंग डिसेबिलिटी की संभावना हो सकती है। डिस्पाइट द प्रोविजन ऑफ इंटरवेंशंस दैट टारगेट दोज डिफ़िकल्टीज। इसके अलावा और कहा गया है कि समस्या न केवल 6 महीने से हो रही हो, बल्कि उन 6 महीनों में इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया हो, बावजूद इसके वो समस्याएं, कौन सी समस्याएं, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग और
यूजिंग एकेडमिक स्किल्स। इससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं इनको दूर करने का प्रयास किया गया हो, इसके बावजूद भी ये पिछले 6 महीने से कम चले आ रहे हों, तब हम कहेंगे कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? पहला क्राइटेरिया है इनएक्यूरेट और स्लो एंड एफर्टफुल वर्ड रीडिंग, कि जब वो पढ़ता है तो या तो गलत शब्द पढ़ता है या धीमा पढ़ता है या बहुत प्रयास करके कोई वर्ड पढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल में रीड सिंगल वर्ड अलाउड, सिंगल वर्ड पढ़ना है तो वो रीड सिंगल वर्ड अलाउड इनकरेक्टली और स्लोली। अगर कोई सिंगल वर्ड पढ़ना है तो वो उसको या तो गलत पढ़ता है या धीरे धीरे पढ़ता है। एंड हेजिटेंटली, या कई बार हेजिटेट करता है। फ्रिक्वेंटली गेसेज वर्ड्स, कई बार क्या होता है कि वो पढ़ता नहीं है, वो वर्ड्स को गेस करता है, अनुमान लगाता है कि ये कौन सा वर्ड होगा और उसके अनुसार उसका प्रोनाउंसिएशन करता है। हैज़ डिफ़िकल्टी साउंडिंग आउट वर्ड्स, और वह कोई भी शब्द बोलने में, उसका उच्चारण करने में परेशानी महसूस करता है। इसके अलावा जो दूसरी क्राइटेरिया है वह है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रेड। उसको ये कठिनाई महसूस होती है समझने में कि उसने क्या पढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए, मैं रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली बट नॉट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। कोई टेक्स्ट आपने दिया है उसको पढ़ने के लिए, वो उसको पढ़ तो लेगा, एक्यूरेटली पढ़ लेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए या उसके सेंटेंसेज में रिलेशनशिप क्या है या उसका मतलब क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं रीड टेक्स्ट एक्यूरेटली बट नॉट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, रिलेशनशिप्स और डीपर मीनिंग ऑफ व्हाट इज रेड, कि उसने पढ़ तो लिया है एक्यूरेटली लेकिन वो उसका सीक्वेंस नहीं समझ पा रहा, सेंटेंसेज के बीच के संबंध नहीं समझ पा रहा, सेंटेंसेज का अर्थ नहीं समझ पा रहा, या जो भी लिखा गया है, जो भी उसने पढ़ा है, उसकी मीनिंग गहराई में समझ नहीं पा रहा, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में हो सकती है। लेकिन कब? जबकि पिछले 6 महीने से ये समस्या चली आ रही हो और इसको सुधारने के सारे प्रयास किए जा चुके हों। डिफ़िकल्टीज विथ स्पेलिंग, कई बार शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के स्पेलिंग में उसको कठिनाई महसूस होती है। जैसे कई बार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, में ऐड, ओमिट और सब्स्टिट्यूट वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। जहाँ पर वॉवेल्स के यूज करने हैं वहाँ पे कॉन्सोनेंट का यूज कर लेगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट के यूज करने हैं वहाँ पे वॉवेल का यूज कर लेगा। कई बार कॉन्सोनेंट या वॉवेल छोड़ देगा, कई बार उनको अपनी ओर से जोड़ देगा, या कई बार वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को आपस में रिप्लेस कर देगा। इस प्रकार की समस्याएं भी देखी जाती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के केस में। डिफ़िकल्टीज विथ रिटन एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ लिखी हुई है उसके साथ कठिनाई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेक्स मल्टीपल ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन एरर्स। बहुत सारे आपको जो वो लिख रहा है उसमें आपको कई बार बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर मिलेंगे या पंक्चुएशन से रिलेटेड मिलेंगे। जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पे कॉमा लगा देगा, जहाँ पे कॉमा लगाना है वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देगा। विद इन सेंटेंसेज एम्प्लॉयज पुअर पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, पैराग्राफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पुअर होगा, क्योंकि एक पैराग्राफ में सामान्यतः हम देखते हैं कि एक प्रकार के थीम होते हैं और जब पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कोई दूसरी थीम होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस विषय विशेष से रिलेटेड। तो ऐसे में जो उसका पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पुअर मिलेगा, वो आपको सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। रिटन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज लैक्स क्लैरिटी, और अगर कुछ वो लिखेगा, कोई भी रिटन एक्सप्रेशन वो लिखता है किसी भी टॉपिक पर, उसको आप लिखने के लिए कह दें और लिखा हुआ जब देखें तो उसमें आपको स्पष्टता नहीं मिलेगी, उसमें क्लैरिटी आपको नहीं दिखाई देगी, उसमें क्लैरिटी की कमी रहेगी। एक बार फिर से देख लें कि डिफ़िकल्टीज विथ रिटन एक्सप्रेशन, लिखे हुए टेक्स्ट के साथ उसको कठिनाई महसूस होती है। मेक्स मल्टीपल ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन एरर्स, ग्रामर और पंक्चुएशन से रिलेटेड त्रुटियां बहुत ज़्यादा होती हैं। एम्प्लॉयज पुअर पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन पुअर देखा जा सकता है। रिटन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज लैक्स क्लैरिटी, अगर वो कुछ लिखता है तो उसमें क्लैरिटी की कमी होती है, क्लैरिटी दिखाई नहीं देती, उसके विचार स्पष्ट रूप से उस लेखन में नहीं आ पाते। पांचवी क्राइटेरिया जो है वो डिफ़िकल्टीज मास्टरिंग नंबर सेंस, नंबर फैक्ट्स और कैलकुलेशन। कई बार उसको
नंबर सेंस, नंबर से रिलेटेड सेंस में, जैसे मीनिंगफुल काउंटिंग, अगर आप कहते हैं 1 2 3 4, नंबर क्या है? नंबर सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है। तो जब आप कहते हैं 1, इसका मतलब है 1, 2 कहते हैं इसका मतलब समथिंग 2, 3 कहते हैं इसका मतलब कोई भी चीज़ 3। तो ऐसे में उनको नंबर सेंस पर मास्टरी करने में, नंबर सेंस पर अधिकार करने में, नंबर सेंस सीखने में कठिनाई होती है, नंबर फैक्ट्स को सीखने में कठिनाई होती है। और जब नंबर सेंस और नंबर फैक्ट को सीखने में कठिनाई होती है तो उनको कैलकुलेशन सीखने में भी कठिनाई होती है। एग्जाम्पल के लिए, हैज़ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, नंबर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पुअर होती है। कई बार वो 63 लिखेंगे और 36 पढ़ेंगे, 36 लिखेंगे 63 पढ़ेंगे। सिमिलर लेटर जो है, सिमिलर न्यूमेरिकल जो है, जैसे 6 और 9, इनमें उनको डिफरेंस करने में कई बार दिक्कतें आती हैं। देयर मैग्नीट्यूड एंड रिलेशनशिप, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हैज़ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, देयर मैग्नीट्यूड एंड रिलेशनशिप्स, काउंट्स ऑन फिंगर्स टू ऐड सिंगल डिजिट नंबर्स इंस्टेड ऑफ रिकॉलिंग द मैथ फैक्ट एज PS2। जैसा कि आप देखते हैं बचपन में सारे बच्चे सीखते हैं, जब पहले तो फिंगर काउंटिंग सीखते हैं, फिंगर काउंटिंग के बाद वो लाइन खींच खींच करके जोड़ना घटाना सीखते हैं कि अगर 5 और 4 जोड़ना हो तो पहले 5 लाइनें खींची, फिर 4 लाइनें खींची, फिर उनको जोड़ लिया और लगातार काउंट करके 9 बता दिया। लेकिन एक पार्टिकुलर एज के बाद भी अगर फिंगर काउंटिंग देखी जा रही हो तो बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी की संभावना हो सकती है। खास करके अगर ये आप देख रहे हो कि बच्चे के हम उम्र जो साथी हैं, उसके जो पीयर्स हैं, वो मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन वो अगर जोड़ना घटाना या कोई मैथमेटिकल फैक्ट के लिए फिंगर्स यूज कर रहा है, तब आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इन सबके अतिरिक्त गेट्स लॉस्ट इन द मिडेस्ट ऑफ अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड में स्विच प्रोसीजर्स। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जब आप देंगे, चूंकि उसको नंबर सेंस पे ही कमांड नहीं है, तो जब भी आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन देंगे तो उसमें वो बीच में भूल जाएगा, गलत मिस्टेक कर लेगा, या उसका प्रोसीजर ही भूल जाएगा कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे करना कैसे था। डिफ़िकल्टीज विथ मैथमेटिकल रीजनिंग, कई बार हमारी लाइफ में मैथमेटिकल रीजनिंग का बहुत महत्व होता है। खास करके हमारे डे टू डे लाइफ में आप अगर देखेंगे तो मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई जगह हम जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, जितने का सामान होता है उतना पैसा देते हैं, उसके बाद हमें बचा हुआ पैसा वापस लेना होता है। या मैथमेटिक्स से जब सवाल हल करते हैं तो कई बार वर्ड्स में सवाल होते हैं कि किसी व्यक्ति ने इतना सामान इतने में खरीदा, उसके बाद इतने में बेचा, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ। तो ऐसे में मैथमेटिकल रीजनिंग को समझने में कई बार उनको कठिनाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ सीवियर डिफिकल्टी अप्लाइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने में उनको कठिनाई होती है। और प्रोसीजर टू सॉल्व क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, या फिर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनको सॉल्व करने में कठिनाई महसूस करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे। इसके अलावा जो दूसरी क्राइटेरिया है उसमें इतने ही से काम नहीं चलता, और भी है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल कहता है कि द अफेक्टेड एकेडमिक स्किल्स आर सब्सटेंशियली एंड क्वांटिफिएबली बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर द इंडिविजुअल्स क्रोनोलॉजिकल एज, कि ये जो कमियां बच्चे में दिख रही हैं वो उस एज के बच्चे के तुलना में कम होनी चाहिए, पुअर होनी चाहिए, एंड कॉज सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस विथ एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस। और ये जो कमियां हैं वो उसकी ज़िंदगी में, उसकी पढ़ाई से इंटरफेयर कर रही हों, उसके स्कूल के निष्पादन से इंटरफेयर कर रही हों, उसके डेली लाइफ से इंटरफेयर कर रही हों, या उसके डेली एक्टिविटीज़ से इंटरफेयर कर रही हों, एज कन्फर्म्ड बाई इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट मेजर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारा इंटरफेयर कर रहा हो, मान लीजिए डेली लाइफ से भी इंटरफेयर कर रहा हो, बच्चे का जो स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस है वो पुअर है, बच्चे के डेली लाइफ से उसका इंटरफेयर कर रहा है, या फिर बच्चे की प्रत्येक एक्टिविटी में ये कमियां दिख रही हैं कि वो अपने हमउम्र बच्चों से खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, खराब निष्पादन कर रहा है, तब भी उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे तब तक जब तक कि व्यक्तिगत रूप से प्रशासित कोई स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट मेजर
पर उसका कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल असेसमेंट न कर लिया जाए। कहने का मतलब है कि जो लक्षण हमने चर्चा की कि ये सारे सिम्टम अगर कम से कम 6 महीने से दिख रहे हों, बावजूद इसके कि हम उनको दूर करने का सारा प्रयास कर चुके हों, तब हम सस्पेक्ट करेंगे कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो अपने हमउम्र बच्चों से, अपने हमउम्र साथियों से स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस में पीछे है, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, तब उसको कंफर्म करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रशासित हमें मानक परीक्षण यूज करना होगा और उसका व्यापक विश्लेषण करना होगा, तभी हम कंफर्म करेंगे कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर इंडिविजुअल्स एज 17 ईयर्स एंड ओल्डर अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ इम्पेयरिंग लर्निंग डिफिकल्टीज में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। अगर बच्चा 17 साल से ज़्यादा का है तो उसके डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री लर्निंग डिफिकल्टीज की ली जा सकती है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट की बजाय। इसके अलावा 2 क्राइटेरिया और हैं कि द लर्निंग डिफिकल्टीज बिगिन ड्यूरिंग स्कूल एज ईयर्स। ये जो समस्या है ये कब शुरू होती है? स्कूल एज ईयर में। बट may not become fully manifest until the demands for those affected academic skills exceed the individual's limited capacity। चूँकि उस व्यक्ति की कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए ये चीज़ें शुरू तो स्कूल एज में हो जाती हैं, लेकिन तब तक पूरी तरह से सामने नहीं आती हैं। जब स्कूल का डिमांड उससे बढ़ जाता है, स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस का डिमांड बढ़ता है और बच्चे की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो धीरे धीरे उसका स्कूल परफॉर्मेंस पुअर होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए इन टाइम्ड टेस्ट, कई बार समयबद्ध टेस्ट होता है, उसमें वो क्वेश्चन सारे पूरे नहीं कर पाता। रीडिंग और राइटिंग लेंदी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स फॉर ए टाइट डेडलाइन, एक्सेसिवली हेवी एकेडमिक लोड्स। मतलब जैसे जैसे एकेडमिक लोड उस पर बढ़ता है वैसे वैसे लर्निंग डिसेबिलिटी उसकी सामने दिखाई देने लगती है उसके पुअर स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस के रूप में। द लर्निंग डिफिकल्टीज आर नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर। ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है लर्निंग डिसेबिलिटी के असेसमेंट का, जिसको कभी भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज रॉन्ग डायग्नोसिस की संभावनाएं हमेशा रहेंगी। कि द लर्निंग डिफिकल्टीज आर नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, अनकरेक्टेड विजुअल और ऑडिटरी एक्विटी, अदर मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोसोशल एडवर्सिटी, लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन और इनएडिक्वेट एजुकेशन और इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिए कि लर्निंग डिफ़िकल्टी या स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, ये तब तक सस्पेक्ट ना करें, तब तक कंफर्म ना करें, तब तक डायग्नोस ना करें, जब तक कि ये न तय कर लिया जाए कि जो बच्चे को ये समस्याएं सारी चल रही हैं, 6 महीने से चल रही हैं कम से कम, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण ना हो, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट के कारण ना हो, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट के कारण ना हो, कोई अदर मेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ना हो, कोई साइकोसोशल एडवर्सिटी के कारण ना हो। कई बार क्या होता है, जैसे गांव में बच्चे पैदा होते हैं, गरीब फैमिलीज में पैदा होते हैं, तो एक साइकोसोशल एडवर्सिटी होती है उनके पास, कई चीज़ों के एक्सपोजर ही उनको नहीं हो पाते हैं, इस वजह से भी वो पुअर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, ये भी हो सकता है कि जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हों स्कूल में वो पुअर हों, वो सफिशिएंट ना हो। तब ऐसे केसेज में जब आप ये तय कर लें कि ये सारी चीज़ें नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं है, हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं है, कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, साइकोसोशल एडवर्सिटी नहीं है, उसका पार्टिकुलर चीज़ का एक्सपोजर नहीं है उसको, या फिर इंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो सारे सिम्टम शो कर रहा है और उनको दूर करने के सारे प्रयास किए जाने के बावजूद भी 6 महीने से उसके लर्निंग कठिनाई आपको लगातार दिखाई दे रही है, मल्टीपल चैनल से असेसमेंट करने के बाद भी, देन ओनली यू कैन से दैट द चाइल्ड हैज़ लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। This is the criteria of a specific learning disorder as mentioned in DSM-5. The 4 diagnostic criteria are to be met based on a clinical synthesis of the individual's history, developmental, medical, family, educational, school reports and psychoeducational assessments. आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इस व्याख्यान में, आज के इस व्याख्यान में,
कि ये जो 4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया A, B, C और D आपने देखा, हम सब ने देखा, हम सब ने सीखा, ये एक क्लिनिकल सेटिंग में व्यक्ति का ऐतिहासिक विश्लेषण करना होगा हमें, उसके डेवलपमेंटल हिस्ट्री का विश्लेषण करना होगा, उसके मेडिकल हिस्ट्री का विश्लेषण करना होगा, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका एजुकेशनल हिस्ट्री, उसका स्कूल रिपोर्ट, उसका साइको एजुकेशनल असेसमेंट, इन सब का विश्लेषण करके ही ये तय किया जाए कि व्यक्ति में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। कहने का मतलब है हमेशा, जैसा कि मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ आपसे, कि मल्टी चैनल से असेसमेंट किया जाए, मल्टी सेटिंग में असेसमेंट किया जाए और एक व्यापक असेसमेंट करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि बच्चे में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। खैर, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है 2016 में जो आया है, उसकी परिभाषा इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, उसकी परिभाषा छोटी है। वो कहता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज मीन्स अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंडीशंस। ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है कई कंडीशंस का, वेयर इन देयर इज ए डेफिसिट इन प्रोसेसिंग लैंग्वेज, जहाँ पर भाषा के प्रोसेसिंग में, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, उसमें बच्चों को कठिनाई होती है। दैट में मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज ए डिफिकल्टी टू कॉम्प्रीहेंड, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब हमारा जो RPWD एक्ट कहता है, वो कहता है कि ये मेनली भाषा के प्रोसेसिंग के त्रुटि के कारण होता है, जिसकी वजह से बच्चे को बोलने में, बच्चे को उच्चारण करने में, बच्चे को पढ़ने में, बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। और इस प्रकार के कंडीशंस जो है उनमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया और डेवलपमेंटल अफाजिया शामिल है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो हालांकि कोशिश की गई है RPWD एक्ट 2016 में भी कि इसको व्यापक बनाया जाए, लेकिन ये उतना व्यापक नहीं हो पाया है जितना व्यापक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल की स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा है। तो मित्रों, आज के इस सत्र में इतना ही। आज के सत्र में हमने सीखा कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 जो है अमेरिका का, वो कैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को परिभाषित करता है और किन लक्षणों के आधार पर हम किसी बच्चे में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको फर्दर असेसमेंट के लिए भेज सकते हैं। आगे की स्लाइड्स पर आज के इस व्याख्यान से जुड़े हुए कुछ स्वमूल्यांकन प्रश्न दिए हुए हैं, जिनको हल करें और देखें कि आपने कितना सीखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।